हेलो फ्रेंड्स। आज अभी हम पिछले लेक्चर में हमने रोगी के बल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि रोगी के बल को हम कैसे असेस कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कि हम रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। रोग के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इसके बारे में, इसका जो बेसिक है उसे हम देख ले कि इसे हम अष्टविध परीक्षा कहते हैं। आयुर्वेद में इसे रोग परीक्षा को अष्टविध परीक्षा भी कहा जाता है, जिसमें हम 8 अलग अलग तरीकों से, वैसे तरीके तो इससे भी ज्यादा बहुत सारे होते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो हम 8 अलग अलग तरीकों से रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वो 8 तरीके कौन कौन से हैं? नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा, जैसे कि आयुर्वेद का ये बेसिक फंडा है कि हम नाड़ी से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हम मूत्र परीक्षा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे पुरीश परीक्षा कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हम रोगी की जीवा देख के परीक्षा कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे हम स्पर्श से, रोगी को टच करके, स्पर्श करके उसके बारे में, रोग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छवें नंबर पे नेत्र परीक्षा आती है। रोगी के नेत्रों को देख के काफी कुछ चीजों के बारे में, काफी रोगों के बारे में हम असेस कर सकते हैं। फिर शब्द परीक्षा, रोगी की रोगी के बारे में सुन के मतलब उसको हम, उसकी आवाज सुन के, उसकी चेस्ट सुन के, उसकी बॉल साउंड सुन के, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 8वीं होती है आकृति परीक्षा। आकृति परीक्षा में मतलब ऑरा, जिसे हम कह सकते हैं कि रोगी का ऑरा कैसा है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेकिन ये 8 प्रकार से हम रोगी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें हम नंबर वाइज थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाड़ी परीक्षा की। नाड़ी का आपको पता है सीधा संबंध हमारे हार्ट के साथ होता है, और जो हमारा हार्ट है वो रस और रक्त का स्थान माना जाता है, ओज का स्थान माना जाता है। हृदय को, हमारे हृदय को वाइटल ऑर्गन्स में गिना जाता है। हृदय हमारी बहुत सारी गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसलिए नाड़ी के बारे में जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम बहुत सारे रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नाड़ी वैद्य होते हैं जो हर रोग के बारे में नाड़ी देख के बता सकते हैं। नाड़ी के बारे में, नाड़ी को देखना और फिर रोग का ज्ञान प्राप्त करना, ये प्रैक्टिस का काम होता है। जितनी हमारी नाड़ी देखने की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, उतना हम रोग के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो जब हमने नाड़ी के बारे, नाड़ी तो आपको मालूम है कि जहां हमने पल्स देख, जैसे हम पल्स देखते हैं अपनी फोर आर्म के पास, रिस्ट के पास पल्स देखनी होती है, वैसे हम नाड़ी देखते हैं। तो नाड़ी जब हमने देखनी है तो हमने उसमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि नाड़ी जो हमारी चल रही है उसमें दोष कौन सा है। दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। तो ये हमारी नाड़ी में हमें बता देते हैं ब्रॉडली कि कौन सा दोष विकृत हुआ है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर वायु की दुष्टि होती है, वायु दूषित हुआ होता है, तो जो हमारी वायु के गुण होते हैं वो नाड़ी में आ जाते हैं। वायु के गुण क्या होते हैं? तीव्र चलना, शीतता, दुर्बलता, और नाड़ी की जो गति है वो तेज हो जाती है। नाड़ी दुर्बल भी हो सकती है या शीत हो सकती है। इसके अलावा भी बड़े सारे गुण, जो वायु के गुण होते हैं, वो हमें नाड़ी में पता चल जाते हैं। अगर पित्त दूषित होगा तो जो हमारी नाड़ी है वो तीव्र चलती है। अब वायु में भी तीव्र चलती है, पित्त में भी तीव्र चलती है, लेकिन वायु में जो नाड़ी है वो शीत प्रतीत होती है, लेकिन जो पित्त होता है उसमें जो नाड़ी है वो तीव्र और उष्ण प्रतीत होती है, और साथ में गुरु हो जाती है। जबकि वायु में वो दुर्बल हो जाती है, पित्त में वो भारी हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारे अंदर कफ की दुष्टि होती है तो जो हमारी नाड़ी है वो धीमी हो जाती है, और नाड़ी धीमी हो जाती है, और नाड़ी शीत हो जाती है और भारी भी हो जाती है। अब आप देखिए कि इसमें वात और पित्त के मिले जुले गुण आ जाते हैं। धीमापन कफ का अपना गुण है,
शीत कॉमन हो जाता है वायु के साथ भी और कफ के साथ, और गुरु कॉमन हो जाता है पित्त के साथ और कफ के साथ। तो जितना हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जितनी हमारी नॉलेज ज़्यादा होगी, उतना हमें नाड़ी गति से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, उतना हम रोगों के बारे में ज़्यादा असेस कर सकते हैं। उसके बाद हम नाड़ी में जो सेकंड चीज देखने वाली होती है वो होती है नाड़ी की संख्या। नाड़ी हमारी जो पल्स है वो 60 to 80 पर मिनट चलती है। 72 इसका मतलब जो आइडियल बीटिंग रेट होता है वो 72 पर मिनट होता है, लेकिन 60 to 80 ये हमारा नॉर्मल होता है। और ब्रीदिंग के साथ इसका जो रेशो होता है वो 1:4 होता है। 4 बारी बीट करने पे हमारी जो मतलब जो एक ब्रीदिंग में हमारी जो नाड़ी है वो 4 बार पल्सेट कर जाती है। और 1 डिग्री जब टेम्परेचर हमारा बॉडी का बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहीट जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो हमारी पल्स है वो 10 पॉइंट से बढ़ जाती है। यानी कि जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, तो हमारी जो आइडियल पल्स है वो 60 to 80। आइडियल पे बात करें तो हम 72 हमारी पल्स रेट होनी चाहिए। लेकिन जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है, यानी कि 99.4 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, तो हमारी जो पल्स है वो 10 पॉइंट बढ़ के 82 पर मिनट हो जाती है। तो इससे हम पल्स को देखते हुए हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर के बारे में जान सकते हैं, या फिर हम अपना ब्रीदिंग रेट के साथ उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे ही ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है उसके साथ साथ ही हमारी जो पल्स है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। किसी भी स्थिति में जो हमारी पल्स है वो 50 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 150 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम होती है तो अलार्मिंग होता है, पेशेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है नियम। जो हमारी जो पल्स है, अगर आप अपनी पल्स को चेक करेंगे तो ये पीरियोडिकली चलती है। लेकिन अगर इसका जो रूटीन है वो कहीं पे टूटता है, इर्रेगुलर होता है, बीच में कोई बीट मिस होती है, तो वो वात दोषों को इंडिकेट करती है और उसके लिए हमें फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत हो जाती है। यानी कि जो नाड़ी की गति है वो हमारी नियमित होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। उसके बाद आती है नाड़ी शक्ति। नाड़ी शक्ति में क्या होता है, जब हम पल्स पे हाथ रखते हैं तो हमारी उंगलियों पे एक दबाव सा फील होता है। वो दबाव हमें हमारे दोषों के साथ के बारे में बताता है। अगर हमारी नाड़ी जो है गुरु होगी तो दबाव कम हो जाएगा। अगर हमारी नाड़ी पे दबाव ज्यादा होगा तो हमारी जो पल्स है वो गुरु होती है, और अगर दबाव कम होता है तो नाड़ी को क्षीण समझना चाहिए। अगर हम उसे फीबल फील करते हैं, उसमें दबाव कम फील करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी नाड़ी जो है वो दुर्बल है और वो कमजोरी के साथ चल रही है, क्षीणता के साथ चल रही है। उसके बाद नाड़ी का स्पर्श हमें काफी कुछ बताता है। जैसे हम पहले भी देख के आए हैं कि नाड़ी तीव्र है, उष्ण है, गुरु है, शीत है, ये हमें स्पर्श से पता चलेगा। इसके अलावा जो स्पर्श से हमें गुणों के बारे में पता चलता है कि नाड़ी मृदु मृदु है, कठिन है, उष्ण है, ये सारी चीजें भी हमें नाड़ी को स्पर्श करने से पता चल जाती हैं। लेकिन उस समय जब हम नाड़ी को स्पर्श करते हैं उस समय हमें रोगी की आयु का भी ध्यान में रखना चाहिए कि वृद्धावस्था में वात दोष बढ़ने के कारण, नेचुरल वात दोष बढ़ने के कारण जो नाड़ी है वो वैसे ही कठिन हो जाती है। तो मतलब अगर वृद्धावस्था में नाड़ी कठिन महसूस होती है, कठिन फील होती है, स्पर्श में हम उसे कठिन महसूस करते हैं, तो उसे हम नॉर्मल गिन सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कठिनता ज्यादा जरूरत से ज्यादा है, उसकी आयु के हिसाब से जरूरत से ज्यादा कठिन है, तो फिर वो विकार के बारे में इंडिकेट कर सकती है। उसके बाद आता है रक्त भार यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी हमें जो नाड़ी की वॉल्स के ऊपर जब ब्लड मूव कर रहा है तो जो नाड़ी की वॉल के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर की जांच से हमें बहुत से रोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से हम
नाड़ी के बारे में, मतलब जो हम अष्टविध परीक्षा कर रहे हैं उसमें से जो हमारा पहला स्टेप है कि हम नाड़ी के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे नाड़ी की परीक्षा करके, उसकी दोष गति देख के, उसकी संख्या देख के, उसकी पीरियोडिसिटी देख के, उसकी शक्ति देख के कि वो कितनी स्ट्रांगली वो पल्सेट कर रही है, उसको टच करके या उसका ब्लड प्रेशर नोट करके, इन सब तरीकों से हम नाड़ी की परीक्षा कर सकते हैं, जिससे हमें वात पित्त कफ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हम रोग के बारे में डायग्नोस बना सकते हैं। तो ये है हमारी नाड़ी परीक्षा। नेक्स्ट जो आएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।